Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज नाउ वी आर बैक विद दिस चैप्टर और वीडियो का चौथा पार्ट है ये। आई होप आपने वीडियो के 3 पार्ट पहले ही देखे होंगे। एंड नाउ इन दिस चैप्टर आपने ये जानने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से 1950 के बाद भारत ने अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन का इस्तेमाल करा और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो कुछ नया ऐड हुआ था वो भी हमने बताया है आपको। और प्लान डेवलपमेंट आपको पता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके देश के लिए, और साथ में अगर आप अपने खुद की घर की इकोनॉमिक चला रहे हैं तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो के चौथे पार्ट के अंदर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 1950 के बाद जब 1960 का दशक आया तो हमारे देश के अंदर एक राजनीतिक भूकंप की तरह ये चीज़ें सामने आई थी और हमने किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे स्टेप उठाने की कोशिश करी। तो आइए समझते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए दूसरे और कौन से तरीके निकाले जो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। एग्जाम्पल के लिए आपको ग्रीन रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके फाउंडर MS स्वामीनाथन जो जाने जाते हैं दोस्तों, एट प्रेजेंट टाइम ये राज्यसभा के आप देख सकते हैं अध्यक्ष हैं, ये राज्यसभा के सारे मेंबर हैं, MP हैं। ऑफिस के अंदर ये 2007 से 2013 के अंदर ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे। एट प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हो 1950 में ये बॉर्न हुए थे। तमिलनाडु में पैदा हुए व्यक्ति हैं और एट प्रेजेंट टाइम ये अभी जिंदा है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि 1961 के अंदर हम लोगों ने सेकंड 5 ईयर प्लान चलाया था, बट 1962 के बाद आपको पता होगा कि हमारा चाइना के साथ वॉर हो गया था। उसके बाद 1964 के अंदर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनकी डेथ हो गई थी। 1965 के अंदर आप देखेंगे कि फिर दोबारा हमारा पाकिस्तान के साथ जो था वो वॉर हो गया था। सो यू कैन सी दैट 1960s का टाइम पीरियड, 1960 का दशक हमारे लिए एक राजनीतिक भूकंप की तरह था। और 1966 में हमारा जो मॉनसून था वो भी लेट हो गया था और इसकी वजह से 1967 में जब कांग्रेस का दोबारा से चुनाव होना था, इंदिरा गांधी जी 9 राज्यों के अंदर चुनाव हार गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस समय पे अर्थव्यवस्था को सही तरीके से पटरी पे लाने के लिए MS स्वामीनाथन जो थे सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तियों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि जब 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो उनके तुरंत बाद हमने 1964 के अंदर ही किनको चुना दोस्तों, द लेजेंडरी लीडर ऑफ आवर इंडिया जिसे आप PM के नाम से जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों इनको हमने अपने देश का सेकंड में बोल सकता हूँ PM बनाया और इन्होंने उस टाइम पीरियड पे ये क्लियर कट कर दिया था कि किस तरीके से 1962 का वॉर चाइना का तो हम हारे, लेकिन उसके बाद हम कोई भी वॉर नहीं हारेंगे। इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान और जय किसान का नारा दिया। और दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, जय जवान का मतलब हम अपनी बाउंड्रीज को सुरक्षित रखेंगे और जय किसान का मतलब हम किसानों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आने देंगे। इसलिए 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अंदर दोस्तों हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कुछ नहीं करा, हमने पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ के जितने भी इलाके थे, नॉर्थ का जितना भी पार्ट था इंडिया का, उसमें हमने फोकस करने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम इस इलाके में जितना भी एग्रीकल्चर का प्लेस होगा उसको कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके। तो सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव थे जो MS स्वामीनाथन ने दिए थे, वो यही थे कि अगर हम HYV सीड्स पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप देख सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। दोस्तों ये HYV सीड्स इस तरीके के सीड्स थे जो बहुत ही जल्दी पैदा हो सकते थे, अच्छा प्रोडक्शन दे सकते थे और ज़्यादा फसलें दे सकते थे, ज़्यादा फसलों की पैदावार दे सकते थे। इसलिए इस तरीके के बीज सरकार के द्वारा किसानों को मुहैया कराए गए फ्री ऑफ कॉस्ट।
उसके बाद उर्वरक खादें, जो खादों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसानों को, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। और साथ में कीटनाशक दवाइयाँ, जिससे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कीटनाशक होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो पौधों को खा जाते हैं, उनको मारने के लिए भी। इवन हम लोगों ने ये देखने की कोशिश करी कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ करी और सब्सिडीज़ प्राइसेस में लोगों को सामान या लोन देने की कोशिश करी किसानों को। अब देख सकते हैं इरिगेशन के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कैसे कैसे अपने बड़े बड़े डैम्स बनाने की कोशिश करी। उन डैम्स के अंदर हमने कैसे ये देखने की कोशिश करी कि हमने सभी लोगों को रोजगार भी दिया और उन इलाकों तक पानी पहुंचाने की कोशिश करी जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं था। वीट प्राइस ऑफ द फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और दूसरा हमने गेहूं की कीमतें जो है पूरी तरीके से किसानों से लेने की कोशिश करी, यानी कि सरकार ने लेने की कोशिश करी। इस तरीके से गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पे आई। अदर डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के इन हिस्सों में लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट हुआ। फसलों की पैदावार से जो गरीब लोग थे उनकी वजह से मिडिल क्लास जो है वो बढ़ने लग गए। लेकिन बहुत से लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन की क्रिटिसाइज भी करा, दैट मीन्स आलोचनाएं भी करी है। और आलोचनाएं दोस्तों पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आता है जो आप अभी चाहें तो कॉपी पे लिख सकते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड राइट्स इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इन इंडियन डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, हरित क्रांति क्या है तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू बताने की कोशिश करिए। सकारात्मक में आप सारी वो चीज़ें लिख सकते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की अच्छी बातें थी, यानी कि हरित क्रांति की अच्छी बातें थी। और नकारात्मक में आपको वो लिखना पड़ेगा जो ये मैं आपको बता रहा हूँ। नकारात्मक के बहुत से लोगों ने ये आलोचनाएं करी कि हरित क्रांति से सिर्फ और सिर्फ अमीर किसान जो है वही उससे लाभार्थी हो पाए, दैट मीन्स उनको ही फ़ायदा हो पाया। बड़े बड़े ज़मींदारों जिन पे बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलंदी फिल्म के रजनीकांत जी, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि 1960 के दशक में जब ये रेवोल्यूशन चलाया गया होगा तो उस समय पे जिन किसानों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उनको बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में फ़ायदा हुआ। दूसरा, ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोडक्शन के ऊपर ही थी, गेहूं के ऊपर थी, जबकि इन इलाकों के अंदर चावल है, सरसों है, गन्ना है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो उगाई जा सकती थी, है ना। उसके बाद आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जब नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही थी तो यहाँ पे सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे इलाकों के ऊपर ही फोकस करा गया था, जबकि नॉर्थ के ऐसे कितने प्लेसेस हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता था, लेकिन फिर भी ज़्यादा फ़ायदा इन इलाकों को ही हो पाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आलोचनाएं भी की गई है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताए गए हैं। बाकी दोस्तों अब आप ये देखेंगे इस चीज़ को, तो जब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिया है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक रेवोल्यूशन या दो रेवोल्यूशन के बारे में पता होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी कंट्री के अंदर समय समय पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अलग अलग फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने रेवोल्यूशन चलाए थे, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्राउन, गोल्डन, गोल्डन फाइबर, ग्रीन, ग्रे, पिंक, रेड, राउंड, सिल्वर, सिल्वर फाइबर, वाइट, येलो। देख सकते हैं मतलब इतने सारे रेवोल्यूशन हुए थे और उसमें हमने हर किसी चीज़ को, किसी न किसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करी है। तो ये इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप चाहें तो इसको कॉपी पे लिख सकते हैं। आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर होना चाहते हैं, यूपीएससी या एसएससी या सीजीएल के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके टाइम पीरियड पे चलाया गया था, अगर आप विकीपीडिया से ढूंढ के वो भी लिख ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पीछे का बैकग्राउंड समझ में आया होगा और साथ में प्रेजेंट टाइम पे उसका क्या महत्व था वो भी समझ में आया होगा। और उसके अलावा जितने भी रेवोल्यूशन हुए थे ये सब किस लिए हुए थे, ये सब किस रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उस समय पे क्या क्या उगाया गया था, वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल गया। मिलते हैं जल्द ही वीडियो के लास्ट पार्ट में, वीडियो के 5वें पार्ट में। एंड दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड में अगर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।